तो पिछली क्लास जो चल रही थी उसमें भी हमने यहाँ पे टीओसी के कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी वही क्वेश्चंस करेंगे उसी तरह के आगे। तो यहाँ पर आपके सामने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखो जैसे आपको बताया है कि मैंने अभी एक वीडियो भी डाली यूजीसी नेट की, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न, कौन से सब्जेक्ट से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हमारे टोटल अगर पेपर 2 की भी देखें, पेपर 1 के भी देखें, 10-10 टॉपिक ही हमारे सिलेबस में इसमें रहने वाले हैं। और 10 टॉपिक में से एक टॉपिक हमारे पास टीओसी का है। इसको टीओसी एंड कंपाइलर दोनों एक साथ ही आते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन मैं आज आपको कराने जा रहा हूं, ये एक पेपर के हैं, 10 के 10 क्वेश्चन सारे के सारे एक ही सेम पेपर से हैं। इसी तरह से आपके पैटर्न देखोगे आप, तो वहां पर जैसे आपको बताया कि टीओसी एंड कंपाइलर मिलकर टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं, 10 क्वेश्चन आने हैं। तो 10 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन कंपाइलर के रहेंगे, बाकी 7-8 क्वेश्चन जो है टीओसी के रहते हैं, ठीक है। और टीओसी में हमारे पास यही है, मेनली ग्रामर है। अगर हम कंपाइलर में जाते हैं तो वहां पे पार्सर हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। पार्सर, एनालाइजर वगैरह जो भी हम पढ़ते हैं, कंपाइलर के जो फेजेस होते हैं उनसे आ जाते हैं। बाकी यहाँ पे सब ग्रामर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ये क्वेश्चन दिया गया है कि टू फाइनाइट स्टेट मशीन। फाइनाइट स्टेट मशीन का मतलब क्या है, हमारे पास एफएस से दी हुई है, हमारे पास फाइनाइट स्टेट मशीन है या फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा बोल लो, ठीक है। तो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है इसको, या हम बोल सकते हैं कि फाइनाइट स्टेट मशीन है। कौन सी ग्रामर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, रेगुलर ग्रामर के अंदर होती है। रेगुलर ग्रामर है तो रेगुलर ग्रामर के अंदर हमारे पास जो ग्रामर होती है उसको हम टाइप, कौन सा टाइप होता है रेगुलर का, टाइप 3 ग्रामर, ठीक है, यूज करते हैं। तो रेगुलर ग्रामर फाइनाइट ऑटोमेटा को बताती है, या फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। इसने कहा सेट टू बी इक्विवेलेंट, यानी दो हमारे पास ऑटोमेटा बनी हुई है, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, वे दोनों इक्विवेलेंट कब कहलाएंगी, क्या कंडीशन होंगी। तो इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं कि हैव द सेम नंबर ऑफ एजेस, कि दोनों मशीन के अंदर सेम एजेस हो, या हैव द सेम नंबर ऑफ स्टेट्स, या थर्ड कंडीशन दी है रिकॉग्नाइज द सेम सेट ऑफ टोकन्स, हैव द सेम नंबर ऑफ स्टेट एंड एजेस। तो आपको पता है सी आंसर। अब देखो इनका मतलब समझ लेते हैं, ये एजेस और स्टेट का मतलब क्या है, और टोकन्स का मतलब है हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग, कोई भी जो भी हम इनपुट दें। तो अगर दो मशीन है, हमें सेम ही रिजल्ट दे रही है, अगर इनपुट पे सेम ही रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, सेम सेट ऑफ टोकन्स है। देखो आपने अगर कंपाइलर भी पढ़ाई है तो वहां पर क्या बताते थे हम, कि हमारे पास सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड को जब हम इनपुट करते हैं तो इनपुट करने से हमें क्या मिलता है, पहला स्टेप जो होता है सिंटैक्स एनालाइजर क्या देता है हमें, लेक्सिमी देता है ना, ठीक है। तो हाँ, जिनको हम टोकन्स भी बोलते हैं, लेक्सिमी और टोकन्स हमारे पास मिलते हैं, कि जो सोर्स कोड है उस सोर्स कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिनको हम टोकन बोलते हैं। जैसे मैं लिखता हूं इंट a इक्वल टू 5 लिखा मैंने ये, तो उसने ये अलग अलग टोकन्स बना दिए, कि पहले वाला डेटा टाइप है, दूसरे वाला वेरिएबल है, तीसरे वाला ऑपरेटर है, चौथे वाला लिटरल है, और पांचवे वाला क्या है, हमारे पास स्पेशल सिंबल है। तो ये 5 टोकन हमारे पास आ गए, जैसे हम रीड करते हैं। सेम यहाँ पर बात हो रही है मशीन की, कि हमारे पास सेम सेट ऑफ टोकन को रिकॉग्नाइज कर रहा है वो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, कि अगर दो मशीन सेम सेट ऑफ टोकन्स को रिकॉग्नाइज कर रही है, मतलब सेम इनपुट पे काम कर रही है, सेम आउटपुट जनरेट कर रही है, रिजल्ट भी हमें सेम इनपुट पे सेम रिजल्ट दे रही, तो मतलब कोई सा भी चूज कर लो आप। जैसे अलग अलग कंपनीज की, मान लिया आपको फ्रिज लेके आना, आपका मेन क्या है, फ्रिज में आप सामान रखेंगे ठंडा हो जाए, ठीक है। वो एलजी का भी आ रहा है, ठीक है, सैमसंग का भी आ रहा, अलग अलग कंपनी का आ रहा, किसी का भी खरीद लो। तो ऐसे इसने कहा कि दो मशीन है, एक एलजी की एक सैमसंग की, तो कोई सी भी ले लो, अगर सेम काम कर रही, बस काम आपका हो जाना चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ एजेस और स्टेट का क्या मतलब है? देखो, जब भी हम कोई मशीन बनाते हैं तो मशीन किस तरीके से बनाते हैं हम, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा की ही, अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक मशीन है जिसमें एक स्टेट है ए, ठीक है, ये एक स्टेट है ए, एक स्टेट है यहाँ पर बी, और ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट में ऐसा एरो लगा देते हैं, फाइनल स्टेट में डबल सर्कल कर दिया। मैंने कहा कि यहां से अगर मैं ए और बी को रीड, ए इनपुट करूं या बी इनपुट करूं, तो मैं ए स्टेट में ही रहता हूं। लेकिन अगर हमने यहाँ पे बी इनपुट कर दिया, बी इनपुट करके हम बी पे भी जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ ये किस टाइप की मशीन है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में, एनएफए है या डीएफए है? क्या होगा? एनएफए। ठीक है, ये मशीन हमारे पास एनएफए है। क्यों है एनएफए? ये एनएफए ये इसलिए है, ये कौन है बच्ची, वरना बार बार ज्वाइन ही नहीं हो रहा, ज्वाइन डिस्कनेक्ट कनेक्ट होते हैं, क्या हो गया? हाँ, देखो अगर हमारे पास एक स्टेट पे एक ही सिंबल से हम अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं, एक ही इनपुट पे, अभी हम ए पे हैं, ए पे अगर मैं बी का इनपुट करता हूं तो मैं ए पे भी जा सकता हूं और बी पे भी जा सकता हूं, मतलब मुझे आउटपुट स्टेट जो है मल्टीपल मिल रही। अगर सिंगल इनपुट से, सेम इनपुट से मल्टीपल स्टेट मिलती है तो वो क्या होती है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा दो तरह की होती है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक। क्या नॉन डिटर्मिनिस्टिक को डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट किया जा सकता है? किया जा सकता है, हम इसको डिटर्मिनिस्टिक में बना सकते हैं। देखो अगर मैंने ये वाला लिखा, अगर इसका मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूं कि किस तरह की ये स्ट्रिंग वो कर सकती है, ठीक है, रीड कर सकती है, तो कैसी स्ट्रिंग रीड कर सकती है भाई? ए और बी कितनी भी बार आए, ठीक है, ये ए और बी कितनी बार, एक बार बी जरूर आना चाहिए, तभी हम फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे, ठीक है। उससे पहले ए हो या बी हो, कितनी भी बार हो, ठीक है, और ना भी हो जाए, यहां ये बताओ पहले ये स्ट्रिंग रीड हो जाएगी क्या इससे? ए बी हो जाएगी या नहीं? और बी बी ए हो जाएगी क्या? मैं कुछ स्ट्रिंग लिख रहा हूं, ऐसे ही मैंने लिखा ए बी बी, और एक लिखा मैंने यहाँ पे बी ए बी, ये चार स्ट्रिंग लिखी है, तो इनमें से कौन कौन सी स्ट्रिंग रीड हो जाएगी? अगर देखो ए बी की बात करते हैं तो ए बी का मतलब ए पे आए, फिर दोबारा से ए चल दिए इस पे, और फिर बी चल दिए, पहुंच गए फाइनल में, रीड हो गई, ठीक है। बी बी ए की बात करें तो हम बी से घूमे, एक बार बी से दूसरी बार घूमे, हाँ क्या बोल रहे हो? और फिर हम, हाँ फिर हम बी से फिर ए से घूमे, पहले दो बार बी से घूमे फिर ए से घूमे, तो यहीं पे रह गई, खत्म हो गया, हम फाइनल में पहुंच ही नहीं पाए, तो मतलब ये नहीं होगा। भाई यहाँ पे पहुंचने के लिए लास्ट में बी होना जरूरी है। ये वाला देखेंगे, एक बार ए से घूम जाओ, एक बार बी से घूम जाओ, और लास्ट में फिर बी ले लो। इससे करेंगे पहले बी से घूम लो पहले वाले पे, फिर ए से घूम लो, फिर बी से घूम लो, ये भी हो जाएगी। क्या ओनली बी लिखूंगा वो हो जाएगी? हो जाएगी। आप यहां से डायरेक्ट आए इस पे, और यहाँ पे ऊपर लूप में गए नहीं, डायरेक्ट इस पे चले गए, बी भी हो जाएगी, ठीक है। ए बी आगे पीछे कैसे भी आ सकते हैं, कितनी भी बार आ सकते हैं, लास्ट में बी होना जरूरी है। अब अगर मैं कहूं कि भाई हमारे पास देखो इस वाली स्ट्रिंग में ये जो मशीन बनी हुई है, कितनी स्टेट है? दो स्टेट है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर एज कितनी है? तो एक ये होगी, एक ये होगी, दो एज होगी। तो जो ये क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में ये एज और इस स्टेट के बारे में कह रहा है, तो एज ये है जो हमारे पास मूव दिखा रही है, एरो बने हुए हैं या लूप बने हुए हैं, और स्टेट ये जो हमने सर्कल में लिखे हुए हैं। तो दो मशीन, ये कह रहा अगर दो मशीन में सेम एज और सेम स्टेट हो तो ही वो इक्विवेलेंट हो, ऐसा नहीं होता। एज और स्टेट से कोई मतलब नहीं, उसका मतलब है कि सेम इनपुट देके हमारे पास जो हम इनपुट, जो स्ट्रिंग इस वाले से हो रही है, अगर कोई दूसरी मशीन भी, चाहे उसमें एज या स्टेट कितने भी हो, ये सारी स्ट्रिंग जो इस रिकॉग्नाइज हो सकती है उससे भी हो रही, तो इक्विवेलेंट होंगी। अब देखो हम यहाँ पे अगर आपसे कहें कि भाई इस वाली स्ट्रिंग का जो ये मशीन है, ये एनएफए है अभी, कि इसका डीएफए बना दो,
तो डीएफए कैसे बनाते हैं किसी मशीन का? तो डीएफए बनाने के लिए हमारे पास पहले हम इसका स्टेट लिख लेते हैं, ठीक है। और स्टेट में इनपुट सिंबल हमारे पास दो हैं, ए बी। स्टेट हमारे पास है एक ए एक बी, ये कैपिटल है, और ये हमारे पास फाइनल स्टेट। भाई ए से अगर ए इनपुट कर रहे कहां पे पहुंच रहे? ए वाले स्टेट पे, ठीक है। ए से अगर हम बी इनपुट कर रहे हैं तो हम कहां पे पहुंच रहे? ए वाले स्टेट से बी इनपुट करने पे। तो बी इनपुट करने पे ए पे भी है और बी पे भी है, ए पर भी है और बी पे भी है, दोनों पे ही है। अगर हम यहां से बी की बात करते हैं तो बी इनपुट करने से हम कहां पे जा रहे हैं? बी स्टेट में है, बी स्टेट पे हम कुछ पे भी नहीं जा रहे, यहां पे आगे तो आगे कहीं जाने का वो है ही नहीं। तो ये 5 के केस बन जाते हैं ऐसे ही। अब देखो अगर हम इसका डीएफए बनाना है हमें, क्योंकि एनएफए और डीएफए कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास स्टेट चेंज हो सकते हैं, एज भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास स्ट्रिंग तो सेम ही करेंगे वो। तो उसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। इसमें हमें क्या करना होता है? स्टेट लिखते हैं, इनपुट लिख दिए ये हमारे पास, स्टेट हमारे पास ये ए है, ठीक है। पहले वाला एज इट इज उतार देते हैं, ए बी। अब इसमें जो नया आया है, जैसे ये नए वाला कौन सा आया है? ये आया ए बी, न्यू आया है, ये पहले नहीं था यहाँ पे। इसमें ए तो है ही, यहाँ पे लिखा गया ए बी और आ गया, तो ए बी का और लिख देंगे यहाँ पे। ए बी में क्या है? ए का और बी का दोनों का लिखना। ए से अगर हम ए पे जाएंगे तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ए से अगर हम बी पे जाएंगे तो क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा। तो ए तो हो ही गया, बी भी आ गया। अब बी से देखो, बी से किसी पे भी जाओ 5 मिलेगा, यानी कोई नई चीज नहीं मिलेगी। पहले ए से देख लिया हमने, इस पे पहले तो ये करना था हमें, ये वाला रफ कर देते हैं यहाँ पे। ए से देखेंगे हम, ए से इनपुट लिया ए तो क्या मिला? ए से इनपुट लिया, अभी ए से तो ले लिया, ए वाला ही देख रहे। बी से इनपुट लिया ए तो क्या मिला? बी से इनपुट लिया ए तो कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। 5 है तो यहाँ पे खाली यही रह जाएगा। इस वाले पे आते हैं, ए से इनपुट लेना है हमें बी वाला, ए से इनपुट लेना है बी वाला, तो हमें मिलेगा ए बी, ठीक है। और फिर बी से इनपुट लेना है बी वाला, क्योंकि यहाँ पे इनपुट बी है, तो कुछ भी नहीं मिला, तो ये हमारे पास हो गया। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे हम क्या? नई मशीन बनाएंगे। ये हमारे पास इसमें बी फाइनल थी, ए इनिशियल थी, तो जो हमारे पास इनिशियल इसमें रहेगी वही इसमें रहेगी, जो हमारे पास फाइनल इसमें थी वही इसमें रहेगी। बी थी फाइनल, तो जिसमें बी आ रहा वो फाइनल बनेगी, ठीक है। ये सब आपको पढ़ाए हुए कन्वर्जन आपको बताए थे पहले। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर आप इसका वो बनाओगे डीएफए, तो किस तरीके से डिजाइन करेंगे डीएफए? कितने स्टेट हुए अब हमारी मशीन में? 2 ही स्टेट है। एक स्टेट का नाम ए हो गया, एक का नाम ए बी हो गया। तो एक का नाम ए है, एक का नाम ए बी। ए बी वाला जो स्टेट है ये फाइनल स्टेट बन जाएगा। अब देखो, ए से अगर ए इनपुट करेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे? ए पे पहुंचेंगे। तो इसका मतलब क्या बनाना है? बताओ। लूप बनेगा, क्योंकि हम यहीं पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? लूप बन गया, ठीक है। अच्छा, ए से अगर हम बी इनपुट करेंगे तो कहां पहुंचेंगे? ए बी पे। तो बी इनपुट करने पे यहाँ पे पहुंच गए। ए बी से ए इनपुट करने पे कहां पे पहुंचेंगे? ए पे पहुंचेंगे। तो ए बी से ए इनपुट करके यहाँ पे आ गए, ठीक है। ए बी से बी इनपुट करने पे कहां पे रहेंगे? ए बी पे ही, यानी क्या बनेगा? लूप बनेगा, ठीक है। बी इनपुट करने में ये एनएफए है, ये डीएफए है। आपको पता ही होगा कि जब डीएफए बनाते हैं तो हर स्टेट से सारे सिंबल चलने चाहिए। यानी ए स्टेट है तो 2 इनपुट सिंबल है हमारे, ए से भी चले हम, बी से भी चले। इस वाली स्टेट पे ए से भी चले, बी से भी चले, सबसे चलना जरूरी होता है,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, जो ये वाली मशीन जनरेट करेगी चीज, वही ये वाली मशीन करेगी। ठीक है, दोनों मशीन सेम ही चीज करेंगी, लेकिन एज दोनों में अलग है। इसमें कितने एज हैं? 2। इसमें कितने? 1 2 3 4। तो इसका मतलब एज पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेम हो या डिफरेंट हो। ठीक है, अब बताओ, क्या जो अभी हमने स्ट्रिंग रखी थी वो सारी की सारी स्ट्रिंग इससे भी जनरेट होंगी? क्या मैं पूछता हूं आपसे, इससे बी जनरेट हो सकता है? क्या हो सकता है? आप यहां पे आएंगे इसमें और सीधा बी को रीड करके इस पे पहुंच गए, फाइनल पे हो गया बी रीड। अच्छा, मैं कहता हूं क्या इससे ए बी ए रीड हो सकता है? तो हो सकता है। कैसे होगा? आप यहां से पहले ए करो, फिर यहां से बी करो, फिर यहां से बी कर लो एक। ठीक है, तो हो गया ए बी ए। ठीक है, तो जो इससे थी वो सारी की सारी इससे हो जाएंगी। मैं कहता हूं कि क्या इससे बी ए और बी हो सकता है? तो हो सकता है। पहले बी चलना तो पहले बी चलो यहां पे, फिर ए चलना तो ए ऐसे चल लो, फिर बी चलना तो फिर वापस से बी आ जाओ। यानी जब सारी की सारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी, फाइनली हमें फाइनल पे रुकना है। तो ऐसे अगर रुक रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास वो हो रही है जनरेट स्ट्रिंग। तो यहां पर हमें पता चल रहा कि डिफरेंट टाइप की जो हमारे पास स्ट्रक्चर है यहाँ पर, कि स्टेट अलग हो सकती हैं, एज अलग हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग सेम। मेनली क्या है, हम जो इनपुट करा रहे हो, जो हमें आउटपुट मिल रही है, यानी जो स्ट्रिंग है वो सारी की सारी, जो भी स्ट्रिंग इससे रिकॉग्नाइज हो रही वही इससे हो रही। तो ऐसी ऑटोमेटा को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अगर मैं यहां पे बनाता हूं एक, मैंने ले लिया स्टेट इस तरीके से। मैं कहता हूं एक स्टेट है Q0, ये इनिशियल स्टेट है। ठीक है, Q0। यहां से हम आते हैं Q1 पे, एक हमारे पास है Q2 और एक हमारे पास है Q3। ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। ठीक है, मैं कहता हूं मैंने यहां पर कुछ स्ट्रिंग कर रहा हूं। मैं यहां पे इनपुट सिंबल ए दिया, बी दिया, यहाँ पे ए कर दिया, यहाँ पे एक लूप लगा दिया, फिर से मैंने ए का यहाँ पे बी कर दिया। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? फाइनाइट ऑटोमेटा है ये। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा का क्या रेगुलर? हमें पहुंचना कहां से है? कहां है? हम यहां पर हैं, Q0 पे हैं स्टार्टिंग। पहुंचना कहां पर है? Q3 पे पहुंचना। तो Q3 तक पहुंचने के लिए हमें भाई ये वाला B जरूरी है ना चलना, इसके बगैर नहीं जा सकते, तो B चलना जरूरी हो गया। फिर यहां पहुंच गए, यहां से A चलना भी जरूरी है। ठीक है, A स्टार। अब ये वाला जो A है, ये वाला चलना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम यहां से डायरेक्ट यहां आ सकते हैं। भाई कोई गाड़ी घूम के आ रही इधर से, उसका यहाँ पे भी स्टॉपेज बन रहा, कोई वो उधर से आ रही, एक गाड़ी डायरेक्ट भी आ रही, तो मर्जी है आपकी, आप इस पे जाना चाहो या ना जाना चाहो। वो भी रास्ता, मान लिया आप पिकनिक टूर पे जा रहे, ये आपका घर है, यहाँ पे आपको जाना, रास्ते में यहाँ पे इधर भी कोई मान लिया टूर पड़ता है घूमने की जगह, आप उस पर जाओ ना जाओ वो आपकी मर्जी, क्योंकि टारगेट तो आपका क्या है? ये वाला है, आपको जाना यहीं पे है। अब किसी को वहां पे जाना, चले जाओ। लूप को हम कैसे लिखते हैं? स्टार। स्टार का मतलब वो आप उस पे जाओ या ना जाओ, 0 और मोर कितनी भी बार हो सकता है, आप कितनी भी बार यहाँ पे मूव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बी। तो ये हमारे पास इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है। अब देखो, अगर यहां पर देखें, इसका मतलब क्या है कि शुरू में बी ए होना चाहिए, लास्ट में बी, और ए कितनी भी बार हो, कम से कम एक। ऐसी सारी स्ट्रिंग ये मशीन रिकॉग्नाइज करेगी जो स्टार्ट बी से हो रही हो, एंड भी बी से हो रही हो, और बीच में एक, कम से कम एक बार जरूर होना चाहिए। कम से कम एक बार ए जरूर होगा, ज्यादा कितनी भी बार हो। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हो रही है और वो बी से स्टार्ट है और बी पे ही एंड है, और बीच में कम से कम एक ए है, वो सारी स्ट्रिंग इससे रिकॉग्नाइज हो जाएंगी, एक्सेप्ट हो जाएंगी। अब देखो, मैं एक और मशीन बनाता हूं, या इसी मशीन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं जैसे ये Q0 है, इस Q0 को अब मैं DFA की फॉर्म में ले आता हूं। DFA क्या कहता है कि हर स्टेट से सारे सिंबल चलने चाहिए। यहां पे इनपुट सिंबल हमारे पास दो हैं, A और B।
तो अगर मैं यहां पर बी चल गया तो ए भी कहीं ना कहीं मुझे चलना है। तो मान लिया एक स्टेट यहां पे मैंने Q4 बना दिया और उस पे मैं ए चल दिया, ठीक है। अब यहाँ Q1 से मैं यहाँ पे Q2 पे आया था, Q2 पे मैं ए चल के आया था, तो Q1 से Q2 पे ए तो चल दिया था, बी रह गया था, बी पे मान लिया मैं यहाँ पे चल देता हूं बी, ठीक है। अब Q2 पे पहुंच गए हम, Q2 से यहाँ पे Q3 है, Q3 हमारे पास फाइनल स्टेट है। यहां से यहां बी के थ्रू आए थे और ए के थ्रू लूप बन रहा था, तो इसका लिए ए भी हो गया, बी भी हो गया, दोनों हो गए। अब Q3 का कुछ भी नहीं हुआ, ना ए हुआ ना बी, तो मैं एक काम कर देता हूं, Q3 से Q4, ए से जाओ या बी से जाओ, ठीक है। और इसका भी रह गया Q4 का कुछ भी नहीं, तो इस पे एक लूप लगा देता हूं, ए से जाओ या बी से जाओ, ठीक है। ये बना दिया। तो ये वाली मशीन जो बनी है ना, ये मशीन भी वही स्ट्रिंग रीड करेगी जो ये कर रही, सारी की सारी सेम होंगी ये, ठीक है। अब यहां पर आप देखो इस वाले में कितने 1 2 3 4 स्टेट है, यहां पे 4 स्टेट्स हैं, और इस वाली मशीन में कितने स्टेट होंगे, 5 स्टेट होंगे, ठीक है। यहाँ पे एज देखेंगे तो 1 2 3 4 एज बन रही, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बन रही, ठीक है। तो अलग अलग एज और अलग अलग हमारे पास जो इसमें वो है स्टेट है, तब भी हमारे पास सेम कर रही। देखो एक स्ट्रिंग एग्जांपल लेते हैं कि चलो बी ए बी को रीड कराते हैं, बी ए बी को पहले वाले से कराते हैं, बी ए बी पहुंच गए, दूसरे वाले से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ए बी पहुंच गए इससे। और स्ट्रिंग ले ली हमने, ए कितनी भी बार आ सके, शुरू और लास्ट का तो वही रखना। देखो आप कहोगे कि सर अगर हम इधर को चल गए तो ए से स्टार्ट होने वाली भी हो सकती है इससे। अगर आप इधर चल गए ना तो कभी भी आप Q3 पे नहीं पहुंच सकते फाइनल पे। क्यों? क्योंकि यहां पे चल के यहीं पे रुक गए आप, बस लूप ही बन रहा, यहाँ Q4 से आगे जाने का रास्ता ही नहीं, ये एक तरह से डेड स्टेट है, ठीक है। यहां से आगे आप जा ही नहीं सकते कहीं पे भी, इस पे आ गए। तो ऐसे ही अगर Q1 से ये वाला रास्ते की जगह आपने ये वाला रास्ता ले लिया ना, तो यहीं पे फंस कर रह जाओगे, नहीं जा सकते। Q3 पे आगे फाइनल, यहां से इधर जाने का ही रास्ता, वापिस तो है नहीं, अगर इधर जाने का रास्ता आपने ले लिया यहीं पे फंस कर रह जाओगे। तो हमें तो यहाँ स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट होगी जो हमें यहाँ पे पहुंचा दे, ठीक है। तो इस पे पहुंच गए तो हो ही नहीं सकती, मतलब ये हमने बना तो दिया लेकिन इसका कोई यूज नहीं रहा, यहाँ पे यूज केवल इस वाले पार्ट का ही है, ऊपर वाले का। लेकिन ये भी सेम ही करेगी, क्योंकि इधर करोगे तो वो उसे रिजेक्ट मार देगी, ठीक है। ऊपर वाली जो एक्सेप्ट कर रही वही ये कर रही। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास जो फाइनाइट ऑटोमेटा होती हैं वे इक्विवेलेंट कब कहलाती हैं, उनका मतलब स्टेट से या एजिस से नहीं है, मतलब है स्ट्रिंग से। जो स्ट्रिंग है या टोकन्स है वो हमारे पास अगर सेम दोनों की दोनों ले रही हैं तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट रहेंगी। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर होगा यहाँ पे सी वाला, ठीक है, रिकॉग्नाइज द सेम सेट ऑफ टोकन्स। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, इस तरह का क्वेश्चन हर बार के पेपर में पूछा जा रहा है। ये क्लियर आ रही भाई इमेज? ये व्हाइट बैकग्राउंड पे थोड़ा सा वैसा हो जाता है, क्लियर है सर। अच्छा, तो यहां पर इसने कहा कि ये फाइनाइट स्टेट मशीन है, ये बतानी ये मशीन क्या रीड करेगी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको एक ट्रिक बता रखी है इसकी, ठीक है। यहां पर क्या है, हमारे पास 4 स्टेट दिए हुए हैं और हर स्टेट से जाने का भी रास्ता आने का भी रास्ता है। जिस पे जा रहे हैं, मान लिया ये Q0 है, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास Q0 है, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, ठीक है। 4 स्टेट हमारे पास है। Q1 0 से Q2 पे जा भी सकते हैं बी के थ्रू, वापस आ भी सकते हैं बी के थ्रू।
ए के थ्रू जा भी रहे, ए के थ्रू आ भी रहे, बी के थ्रू जा भी रहे, बी के थ्रू आ भी रहे, ए के थ्रू यहां पे भी जा रहे और आ भी रहे। सेम इनपुट से जाने का रास्ता भी है और आने का रास्ता भी है। तो इस तरह की मशीन होती है, उसको हमने क्या बताया था लिखना, आप कैसे लिखेंगे, इवन इवन, ठीक है, ओड ओड, ठीक है। पहले क्या लिख लेंगे, ऊपर इवन इवन, नीचे ओड ओड, फिर इसके बाद नीचे एक बार इवन एक बार ओड, फिर इवन ओड, ठीक है, ऐसे करना। मतलब ये जो ऊपर वाला है ये ए के लिए हो गया, पहले ए और बी दो इनपुट है, इधर हमारे पास ए चल रहा ना इधर, तो ए के लिए इवन इवन लिख लिया। हॉरिजॉन्टल में जो है वो हमने ऊपर हॉरिजॉन्टल में कर लिया इवन, तो इवन ए, यहां पे हमारे पास ओड ए ओड बी, वो ओड ए, ठीक है, पहले वाला ए के लिए। दूसरे वाला जो ये वर्टिकल में, वर्टिकल के इवन वर्टिकल में लिखे हैं हमने, इवन बी ओड बी, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो बस ये लिख लो, इससे आपके 10-12 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अलग अलग कैसे भी करके पूछ लेता है, ये आपको कराई रखे है सब वैसे क्लास में, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे फाइनल स्टेट क्या है, ये वाली Q3 पे क्या लिखा, ओड ए ओड बी, मतलब ये ऐसी सारी स्ट्रिंग को रीड करेगा जिसमें ओड टाइम्स ए आ रहा हो, ओड टाइम्स ही बी आ रहा हो। यानी नंबर ऑफ ए जो है वो कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ ए वो भी ओड होंगे और नंबर ऑफ बी भी हमारे पास क्या होंगे, ओड। ऐसी कोई सी भी स्ट्रिंग हो उसको ये क्या करेगा, रीड कर लेगा। जैसे मैं कहूं ए बी, रीड हो जाएगी, डबल ए डबल बी नहीं होगी रीड, क्योंकि इसमें इवन टाइम्स आ रहे। डबल ए बी नहीं होगी रीड, क्योंकि ए इवन हो गया, बी तो ओड है लेकिन ए इवन हो गया। अगर मैं कहूं 3 बार ए 1 बार बी, हो जाएगी, दोनों ओड ही हैं हमारे पास, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि 3 बार ए 3 बार बी, तो ये भी हो जाएगी ओड ओड। तो इस तरह की स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे रीड हो जाएंगे, ठीक है। ये कैसे वर्किंग करता है वो हमने पढ़ाई था। अब आपको पेपर में क्वेश्चन करने, तो बस ये बनाओ और डायरेक्ट यहां से पता चल जाएगा इवन ओड क्या है और आंसर आप लगा दोगे, ठीक है। सब्जेक्टिव होगा तो आपको सारी चीज आपको बताई हुई है कैसे करना है। अब देखो यहां पर हम देखते हैं, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा आंसर होने वाला बताओ। ये है एनी स्ट्रिंग, डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है कि एनी स्ट्रिंग ऑफ ओड नंबर ऑफ एज एंड ओड नंबर ऑफ बी, तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 क्वेश्चन ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन के थे, यानी फाइनाइट ऑटोमेटा के थे, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा के बाद नेक्स्ट ऑटोमेटा होती है हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा। तो अब क्वेश्चन जो है हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा से रिलेटेड है। पुश डाउन ऑटोमेटा जो है हमारे पास स्टैक पे काम करती है, ठीक है। तो पुश डाउन ऑटोमेटा किस तरह की लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती है, तो जैसे आपको बताया था कि जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है वो किसको कर रही है, रेगुलर को। पुश डाउन ऑटोमेटा किसको करती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को। और इसके बाद एक होती है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, एलबीए किसको करती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव को, ठीक है। इसको CFG भी बोलते हैं हम, CF और जी, कॉन्टेक्स्ट फ्री, और ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज CSL। और इसके बाद होती है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन किसको करती है, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है उसमें, ठीक है। उसको इनुमरेबल भी बोलते हैं, ठीक है। अनरेस्ट्रिक्टेड होती है, इसमें कोई नहीं, मतलब ये सबको कर लेती है। तो क्या आंसर होने वाला है इसका बताइए, जो हमारे पास ये दी हुई है इसका आंसर क्या होने वाला है।
कॉन्टेक्स्ट फ्री या रेगुलर, या कॉन्टेक्स्ट फ्री और रेगुलर दोनों, या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव? सी होना चाहिए सर। इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, सी क्यों होगा भाई? क्योंकि स्ट्रिक्टनेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें किस तरीके से काम करती है, मतलब रेगुलर सबसे क्या है हमारे पास, कम लेवल की। हमने लास्ट क्लास में पावर के बारे में भी बात करी थी कि फाइनाइट ऑटोमेटा की पावर सबसे कम होती है, उससे ज्यादा पीडीए की होती है, उसके बाद हमारे पास एलबीए की होती है, और सबसे ज्यादा ट्यूरिंग मशीन की पावर होती है। तो ट्यूरिंग मशीन इन सबको कर लेगी। ठीक है, पीडीए एफए को भी कर लेगी, अपने को भी, एलबीए ये भी कर लेगी, मतलब ये सुपर सेट होते चले जाते हैं इनके। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, रेगुलर ग्रामर है। ठीक है, ये हमारे पास रेगुलर मतलब सी एफ जी आ गई, फिर सी एफ जी के बाद सी एस एल आ गई, और फिर हमारे पास अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर आ गई। तो इस तरीके से चलते हैं। रेगुलर ग्रामर जो मशीन करती है, ठीक है, अगर इससे ऊपर हमारे पास पीडीए है तो पीडीए हमारे पास क्या है, सी एफ जी। तो सी एफ जी और पीडीए मतलब इसको भी कर लेगी, इसको भी कर लेगी। उसके बाद हमारे पास आती है सी एस एल, उसके बाद अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। इस तरह से चलती है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई पुश डाउन ऑटोमेटा, तो पुश डाउन यहाँ पे इस वाले लेवल पे काम करती है सेकंड, तो इसको भी करेगी और इसके नीचे वाले सब, इसको भी कवर किया हुआ है इसने। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता कि भाई बताओ लीनियर बाउंडेड किस किस को करती है, तो वो सीएसएल को भी, सीएफजी को भी और रेगुलर को भी, सबको कर लेगी, और ट्यूरिंग मशीन सभी को कर लेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन था ये। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। देखो एक ही पेपर में दोनों क्वेश्चन आए बिल्कुल ही सिंपल से। ठीक है, तो ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है, उसके क्वेश्चन है। तो बड़े सिंपल से पहले दो क्वेश्चन जो है हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा के, ठीक है, और इसके बाद ये पीडीए और एलबीए के। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मतलब एलबीए के बारे में बात करिए, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो ये रिकॉग्नाइज कर सकती है किसके द्वारा, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। फाइनाइट स्टेट मशीन तो उसका लेवल तो कम होता है, ये तो कर नहीं पाएगी। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इसी के अंदर आती है, फाइनाइट ऑटोमेटा का टाइप है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी फाइनाइट ऑटोमेटा का। तो ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव क्या है, एलबीए। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव या तो ट्यूरिंग मशीन कर पाएगी या एलबीए कर पाएगी। ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा से भी नहीं होने की और ना ही फाइनाइट ऑटोमेटा से होने की। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। चलो बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये क्वेश्चन हमारे पास आपको कितने सारे इसके एग्जाम्पल कराए हैं। यहाँ पे आपको मशीन बनानी भी बताई है, कैसे बनाते हैं। तो जैसे सेट दिया हुआ है 0 की पावर n, 1 की पावर n, 2 की पावर n, ये ऐसे हमने कराए थे। a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, ऐसा कराया था आपको। n जो की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख के आ सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास कौन सी ग्रामर का एग्जाम्पल है, सेंसिटिव ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर का है। ठीक है, ये हमारे पास कौन से वाले उससे होगा सोल्व, एलबीए से। ठीक है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। या हम बोल सकते हैं कि 2 स्टैक पीडीए हमें लगानी पड़ेगी, 2 स्टैक का यूज करेंगे तब। भाई हमारे पास हमने कहा था जब भी a की पावर n, b की पावर n आ जाए, ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये होगा हमारे पास सी एफ जी, कॉन्टेक्स्ट फ्री का। और ये किसका है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव का है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ठीक है, और अगर मैं कहता a की पावर m और b की पावर n, रेगुलर, तो ये हो जाता रेगुलर का। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जब हमारे पास दो है और दोनों की पावर अलग अलग, मतलब इंडिपेंडेंट है, 2 हो 3 हो कितने भी हो, इंडिपेंडेंट है, कोई कंपैरिजन नहीं इनके बीच में, तो मतलब रेगुलर से ही सोल्व हो जाएगा, फाइनाइट ऑटोमेटा से ही।
अगर हमारे पास ये आ रहे दो कंपैरिजन हो रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन कितना है, एक ही कंपैरिजन, सिंगल कंपैरिजन है, आगे कुछ भी होता, ठीक है, बस पावर n नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक सिंगल कंपैरिजन हो रहा, तो वो क्या होता है, वो होता है पीडीएसएसओल, यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का एग्जांपल है, ठीक है। और ये कैसी लैंग्वेज में आएगा, ये आएगा अगर एक से ज्यादा कंपैरिजन, दो या दो से ज्यादा कंपैरिजन हो रहे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे। बेसिकली दो कंपैरिजन में हम यूज करते हैं CSG, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज बोल दो या ग्रामर बोल दो, CSL, ठीक है, उसकी लैंग्वेज हो जाएगी और CSG उसकी ग्रामर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने किए हैं 2 कंपैरिजन, ठीक है, यहाँ पे 1 कंपैरिजन, यहाँ पे नो कंपैरिजन। और अगर 2 से ज्यादा कंपैरिजन बन जाएंगे तो इसके लिए भी मुश्किल हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर इनफाइनाइट हमारे पास मेमोरी की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कितने भी कंपैरिजन बन सकते हैं फिर उसके लिए, तो फिर हम ट्यूरिंग मशीन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर या लैंग्वेज। अच्छा भाई, नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन किसका है, टीओसी का या कंपाइलर का, CD का सर। ये कंपाइलर डिजाइन का, ठीक है। तो यहाँ पे पार्सर के बारे में पूछा है। बेसिकली कंपाइलर, तो अभी हम कंपाइलर के क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी हम सारे क्वेश्चन वैसे कर रहे हैं, टीओसी के ही कर रहे थे। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें थोड़ा सा, पार्सर हमारे पास 2 तरह के होते हैं मेनली, एक होते हैं टॉप डाउन पार्सर और एक हमारे पास बॉटम अप, ठीक है। तो जो टॉप डाउन पार्सर होते हैं ये बेसिकली लेफ्ट रिकर्सिव में काम करते हैं या लेफ्ट डेरिवेशन बनाते हैं। जब पार्स ट्री बनाते हैं इसमें तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बनता है इनका, तो ये हो जाएंगे हमारे पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पे काम करेंगे। और जो बॉटम अप वाले होते हैं ये किस पे करते हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। हाँ, इन रिवर्स, डेरिवेशन इन रिवर्स, ठीक है। राइट मोस्ट डेरिवेशन नहीं होता, राइट मोस्ट डेरिवेशन भी रिवर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात करी गई है बॉटम अप पार्सर की, तो बॉटम अप पार्सर राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स करते हैं। जो हमारे पास टॉप डाउन पार्सर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बताओ। एक रिकर्सिव डिसेंट होता है, LL1, एक तो LL1 पार्सर, एक LL1 हो जाता है और एक रिकर्सिव डिसेंट, रिकर्सिव डिसेंट होता है, ठीक है। और जो बॉटम अप पार्सर होते हैं हमारे पास, उसमें LR हो जाता है, आते हैं, इसमें सारे के सारे LR पार्सर आते हैं। जैसे SLR हो गया, SLR वाला 0 पे यूज करते हैं, बाकी हमारे पास CLR, LALR, ठीक है, ये सारे के सारे पार्सर LR वाले इसमें आते हैं। और क्या होता है, ऑपरेटर प्रीसीडेंस पार्सर, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स हो जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन किसका है, टीओसी का ही है, ठीक है। CNF दी हुई है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जो है वो कौन सी ग्रामर में हम यूज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFL बोल दो अगर लैंग्वेज की बात करें, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, या CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। तो इसमें CFG में आपको बताई थी 2 तरह की नॉर्मल फॉर्म हम यूज करते हैं, एक CNF यूज होती है और एक GNF, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें n टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल मतलब इनपुट सिंबल्स हैं, स्मॉल लेटर में जो हम लिख रहे हैं, फ्रॉम ए गिवन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ग्रामर द नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल की जब हम बात करते हैं तो G की बात करते हैं, मतलब ग्रामर की बात कर रहे हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास सबसे पहले हमें जो हमारे पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है CNF का पैटर्न पता होना चाहिए। क्या पैटर्न है कि लेफ्ट साइड में तो एक सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए और राइट साइड में दो नॉन टर्मिनल हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूं, मान लिया BC कर देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया मैंने BC। तो A से BC हो सकता है या क्या हो सकता है हमारे पास, या हो सकता है A to A हो सकता है ऐसे। मतलब लेफ्ट साइड जो होगी, लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होना चाहिए, सिंगल नॉन टर्मिनल, ठीक है, यानी वेरिएबल। और राइट साइड में क्या होना चाहिए, राइट साइड जो है उसमें होना चाहिए हमारे पास या तो सिंगल टर्मिनलों या टू नॉन टर्मिनल, ठीक है। तो इस तरह के अगर प्रोडक्शन रूल है, जितने भी प्रोडक्शन रूल दिए हुए हैं इस फॉर्मेट में है, तो मतलब वो हमारे पास CNF है, ठीक है। वेब प्रोडक्शन रूल क्या है, CNF है। और CNF हमने क्यों बात करी थी CNF की, CNF या GNF हमें किस लिए बेनिफिशियल होते हैं, ये बताते हैं कि कोई स्ट्रिंग रीड करी जा सकती है या नहीं, और खासकर नहीं की जा सकती, ये पता करने के लिए कि इस वाले प्रोडक्शन रूल से ये वाले स्ट्रिंग जनरेट नहीं की जा सकती, ये बताने के लिए होते हैं। और ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि जब हम CNF यूज करते हैं तो CNF ये कहता है कि जो भी प्रोडक्शन रूल दिए हुए हैं उनसे अगर स्ट्रिंग जनरेट होनी है तो वो जनरेट हो जाएगी 2n-1 स्टेप्स में। अगर इतने स्टेप में जनरेट नहीं हो रही तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग उससे जनरेट होगी ही नहीं, ठीक है। तो कितने स्टेप होंगे, 2n-1 स्टेप। 2n-1 का मतलब n क्या है, n जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 mod w-1। w का मोड कर दिया, w मतलब एक स्ट्रिंग है, उसका मोड मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उसकी लेंथ। देखो जैसे हम यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लें, जैसे A से हम जनरेट करते हैं BC को, B से जनरेट करते हैं DE को कर लेते हैं, C से जनरेट कर लेते हैं EFG को, ठीक है, ABC, बाकी बचे हमारे पास DEF और G, इनसे हम कर लेते हैं ABC और D को। ये स्मॉल वाले हैं हमारे पास टर्मिनल, ठीक है। अब मान लिया कोई ग्रामर है, उस ग्रामर के ये प्रोडक्शन रूल हमें दिए हुए हैं, ठीक है, ये ग्रामर है, इस ग्रामर के ये प्रोडक्शन रूल हमें दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है अगर W = ABCD, तो ये वाली स्ट्रिंग इससे जनरेट हो जाएगी या नहीं होगी, ये हमें पता करना। तो आपको कितने स्टेप लगेंगे, स्टेप लगेंगे 2 mod w-1, या हम कह सकते हैं 2n-1। n मतलब इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 4 है, तो मतलब इसमें 2 × 4-1, 7 स्टेप में आप बता दोगे कि स्ट्रिंग जनरेट होगी या नहीं। कैसे, अब देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास सब हमें ABCD बनानी है, ठीक है। ये स्ट्रिंग स्टार्ट क्या है, इसमें A से स्टार्ट हो रहा, ठीक है, तो स्टार्ट तो हमें A से ही करना है यहाँ पे। तो स्टार्ट सिंबल हमारे पास A है, तो हम करते हैं A से क्या बना, BC, ठीक है। अब इस B को रिप्लेस करेंगे, B से क्या बन जाएगा, DE बन जाएगा, ठीक है। तो B से हमारे पास यहाँ पे अगर B की जगह मैं लिख दूं DE, तो ये हो गया DE, और C हमारे पास था ही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास C से क्या बन जाएगा, FG, तो C की जगह मैं लिख देता हूं FG, तो DEFG हो गया हमारे पास, ठीक है, ये बन गया। अब हमारे पास आ गया D की जगह क्या लिख सकता हूं, स्मॉल a लिख सकता हूं, तो D की जगह लिख दिया स्मॉल AEFG। E की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल b लिख सकते हैं, तो A_BFG, और F की जगह स्मॉल c ABC और G, और G की जगह D ABCD। ये बन गया। कितने स्टेप लगे, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स में हमारे पास ये
जनरेट हो गई ABCD। तो अगर हमारे पास जनरेट होनी होगी तो ये 4 लेटर की, 4 कैरेक्टर की स्ट्रिंग 7 स्टेप में होगी, अगर नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका आंसर 2n-1 हो जाएगा। ये है हमारे पास, देखो इस तरह का क्वेश्चन तो पेपर में UGC नेट का कोई सा भी देख लो, हर बार का ये क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। और इस क्वेश्चन की भी आपको ट्रिक बता रहे हैं। 99% क्वेश्चंस जो आते हैं इसके, उसका आंसर यही होता है। ठीक है, वो तो किस्मत खराब है, किसी बार नहीं आया तो बात अलग है, लेकिन 99% जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे ज्यादातर यही आंसर हो जाता है उसमें। ठीक है, आप सोल्व करके देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सोल्व नहीं, पेपर में आएगा, आप सोल्व करके देख लो, पास्ट ट्री बना के देख लो। अगर आप पे नहीं हो रहा सोल्व तो यही वाला आंसर लगा दो। ठीक है, अगर मान लिया एम्बिग्विटी नहीं होगी तो आपको शुरू में ही पता चल, एम्बिग्विटी होने का तो पता चल ही जाता है, आप कोई स्ट्रिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, नहीं हो रही उसी में कंफ्यूजन हो जाता है। तो पास्ट ट्री ये वाला क्वेश्चन भी जो है बेसिकली हम कंपाइलर में पढ़ते हैं, पास्ट ट्री बनाएंगे, वहां पे डिटेल में हमने पहले पढ़े थे, बाकी भी करेंगे वहीं पे। इसका आंसर इस तरह के क्वेश्चन का ज्यादातर यही होता है। 2 ग्रामर दी हुई होती है, उनमें पूछी जाती है ये दोनों एम्बिगुअस हैं या नहीं है, या एक एम्बिगुअस है दूसरी, तो मोस्टली ज्यादातर क्या होती है, एम्बिगुअस ही होती है वो। ठीक है, तो पास्ट ट्री हम बना के इनमें देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो पास्ट ट्री के बारे में पढ़ेंगे हम, तो वहां पे इसको देख लेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंपाइलर से पहले TOC के क्वेश्चन, ये वाला। चलो, ये क्वेश्चन है, ए पुश डाउन ऑटोमेटा बिहेव लाइक ए ट्यूरिंग मशीन व्हेन द नंबर ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी इज। अभी अब बताया था हमारे पास कि अगर ऑक्सिलरी मेमोरी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही, भाई पहले मेमोरी स्टैक दे, हमने आपको बताया था एक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर हम स्टैक यानी मेमोरी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, वो PDA बन जाती है। और फिर अगर इसमें 2 स्टैक जोड़ देते हैं तो वो LBA बन जाती है। और अगर हमने यहाँ पे ज्यादा कर दिए 2 और मोड, क्योंकि LBA के बारे में पढ़ाया था हमने, LBA और ट्यूरिंग मशीन में क्या डिफरेंस बताया था कि डिफरेंस यही है कि हमारे पास जो ट्यूरिंग मशीन होती है उसमें मेमोरी की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड हो। देखो ट्यूरिंग मशीन के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। इसका आंसर तो 2 और मोर होगा। ट्यूरिंग मशीन क्या होती है ये नेक्स्ट हम उसमें वाले बैच में भी करने ही वाले हैं। हम ट्यूरिंग मशीन का ही कॉन्सेप्ट चलेगा HPSC वाले बैच में भी। ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन जो है हमारे पास बेसिकली किस तरह से काम करती है, LBA के बारे में लास्ट क्लास में आपको बताया ही था सब। तो अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास फाइनाइट कंट्रोल होता है, एक बेसिकली फाइनाइट कंट्रोल आपको बताया था, जब हमारे पास स्टैक काम करता है, PDA काम करता है, वो कैसे करता है, एक फाइनाइट कंट्रोल होता है। यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट टेप होती है, इस इनपुट टेप में कुछ इनपुट सिंबल्स होते हैं जैसे A B। ठीक है, इस तरह के कुछ हमारे पास इनपुट सिंबल है AB। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, या हम एक काम कर लेते हैं PDA के अकॉर्डिंग ही बना लेते हैं इसको, इस तरह के सिंबल ही रख लेते हैं A B। A की पावर n, B की पावर n हो गया ना। ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट सिंबल किस में जाते हैं, फाइनाइट कंट्रोल के पास जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्टैक होता है। ठीक है, स्टैक में लास्ट में Z0 होता है, और फिर हमारे पास ये इनफाइनाइट लेंथ का होता है। तो यहां से हमारे पास डेटा आता है, स्टैक में जाता है जो भी इनपुट। तो अगर कंपैरिजन कर रहे तो हम देख लेते हैं कि स्टैक से कंपैरिजन हो रहे या नहीं, तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट की कंडीशन हमारे पास मिल जाती है फिर। ठीक है, किस केस में मिलती है एक्सेप्ट या रिजेक्ट, एक्सेप्ट कब होता है, या तो हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाए या हमारे पास स्टैक एम्प्टी हो जाए। ठीक है, ये 2 केस होते हैं, तब हमारे पास PDA में जो है एक्सेप्ट होता है। पहला केस क्या है कि या तो हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाते हैं
या हमारे पास दूसरा केस ये होता है कि हमको क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है एम्प्टी स्टैक। ये दो केस होते हैं एम्प्टी स्टैक। अगर इन दोनों में से कोई भी हो रहा तो मतलब पीडीए उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, अब आपके पास अगर मैं कहता हूं इस तरह से, इसका थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं कि हमारे पास यहां पर अब लेंथ इनफाइनाइट कर लेते हैं, ये हटा देते हैं कि भाई हम इस तरीके से रीड करेंगे डेटा को कि जो इनपुट टेप है उस इनपुट टेप पे बाउंड्री नहीं, बंद नहीं है, वो क्लोज नहीं है, वो इनपुट टेप जो है हमारे पास ऐसे है, यानी दोनों साइड ओपन है उसके। दोनों साइड ओपन का मतलब इनफाइनाइट उसमें इनपुट सिंबल हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो मान लिया हमारे पास यहां से ये बनी हुई है, इस तरह से इनपुट टेप बनी हुई है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्लॉक है, यानी मेमोरी की कोई लिमिटेशन ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन में अनरेस्ट्रिक्टेड होती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यहां पर मान लिया मेरे पास एक स्ट्रिंग है जैसे AAA, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग मुझे देखनी ट्यूरिंग मशीन से हो जाएगी क्या, तो ट्यूरिंग मशीन में तो बताया हर तरह की हो जाएगी भाई। ये AAA तो हमारे पास अभी हमने देखी कि पीडीए से भी हो रही थी, A की पावर n B की पावर n की फॉर्म हमने मान लिया यहाँ पे लिख ली कि ये A की पावर n है, B की पावर n है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो n की वैल्यू मैंने 3 ले ली, तो AAA बन गई। तो ये पीडीए से भी हो जाएगी, जब पीडीए से हो जाएगी तो ट्यूरिंग मशीन भी कर देगी, ट्यूरिंग मशीन तो सबको ही कर देती है। ठीक है, इससे पहले ये खाली है सब, इसके बाद ये सब खाली है, खाली ब्लॉक। मान लिया यहाँ कहीं आ गया, क्योंकि मेमोरी जैसे एक तरह से समझ लो आपकी हार्ड डिस्क है ये, ठीक है, और आपकी हार्ड डिस्क बहुत बड़ी है यहाँ पे, लेकिन आपने कुछ डेटा डाला तो ये कोई जरूरी थोड़ी कि हार्ड डिस्क में बिल्कुल शुरू में जाए या बिल्कुल लास्ट में जाए, कहीं पे भी जा सकता है ना। ठीक है, रैंडमली चला जाता है, कहीं भी स्टोर हो जाता है, या आपके पास रैम है उसमें भी रैंडमली कहीं भी चला जाता है। तो मान लिया इस लोकेशन पे आपका ये डेटा स्टोर हो गया यहाँ पे। अब हमें ये देखना कि ये डेटा जो है, ये स्ट्रिंग जो है, इससे ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट हो जाएगी या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास एक हेड होता है जो मूवमेंट करके इसको रीड करता है, जैसे हमारे पास डेटा रीड राइट करते हैं। सबसे मेन चीज अगर एलबीए में और ट्यूरिंग मशीन में हम देखेंगे तो पहली चीज, या कोई सी भी ग्रामर जो हमारे पास ऑटोमेटा है, कि जो ट्यूरिंग मशीन है उसमें दोनों चीजें होती हैं, रीड भी होता है एंड राइट भी होता है। मतलब जो आप डेटा लिख रहे हैं, लिखा हुआ है, इस डेटा को आप रीड भी कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई यानी एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। बाकी जो हो रहे थे उसमें हम रीड ही कर रहे थे, रीड करके बता रहे थे कि एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही। तो इसमें रीड और राइट दोनों चीजें हो सकती हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जो हमारे पास मूवमेंट है, ठीक है, तो वो लेफ्ट और राइट दोनों में होता है, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड काम करता है। ठीक है, जितनी पुरानी हमारे पास तीनों ऑटोमेटा है, चाहे वो फाइनाइट ऑटोमेटा हो, पुश डाउन ऑटोमेटा हो, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा हो, लीनियर बाउंडेड ट्यूरिंग मशीन में बस हमारे पास लिमिटेशन लगा दी जाती है बस वो ये। तो उनमें क्या होता है कि हम लेफ्ट से राइट में रीड करते चले जाते हैं, पहले ए को करेंगे, फिर अगले ए को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। लेकिन ट्यूरिंग मशीन में हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने ए को करा, फिर इसको करा, फिर इसको करा, फिर मैं बी पे आ गया मान लिया, फिर मुझे वापस बी से ए पे आना तो आ सकते हैं। ठीक है, मतलब आप लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, और आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें करने के लिए हमें मेमोरी की भी जरूरत पड़ती है ज्यादा। ठीक है, सिंगल मेमोरी से काम नहीं चलेगा। तो ये सब चीज करने के लिए हमारे पास, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इसमें पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी कितनी, तो कम से कम 2 हमारे पास होनी ही चाहिए, 2 स्टैक कम से कम चाहिए, तो 2 और मोर। अब लेकिन यहाँ पे स्टैक वाला कॉन्सेप्ट नहीं करते हम, क्योंकि हमें दोनों तरफ मूवमेंट कराना स्टैक में दोनों तरफ होता नहीं भाई। स्टैक के अंदर तो हमारे पास एक ही एंड से पुश, उसी एंड से पॉप होता है।
ठीक है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे पहुंच गया बी पे और बी से वापस ये बॉटम पे रखा हुआ है स्टैक में, वहां पे वापस आ जाऊं, बीच में जंप नहीं लगता स्टैक में। तो जो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन होती है, ट्यूरिंग मशीन के अंदर जब हम डेटा को किसी स्ट्रिंग को रीड करना होता है तो कैसे करते हैं। मान लिया मेरे पास यही है a की पावर n b की पावर n, एक लैंग्वेज दी गई है और इस लैंग्वेज में कहा कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका ट्यूरिंग मशीन अगर मुझे बनानी है तो देखो, अगर स्ट्रिंग है a, ये वाली स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको हम इनपुट उसमें रख देते हैं, ट्रे में, उसके अकॉर्डिंग इनपुट टेप के अंदर बना देते हैं A, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें ये चेक करना कि जितनी बार A है उतनी बार B होना चाहिए, ठीक है। A और B का कंपैरिजन हो रहा, जितनी बार दोनों की पावर n है, इसका मतलब नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B इक्वल आप कैसे पता कर पाएंगे कि इक्वल है, ठीक है। तो इसको करने का यहाँ पे क्या तरीका है? यहाँ पे तरीका ये है, पहले हम पहले वाले A को रीड करेंगे, इसको रीड करके इस पे एक मार्क लगा दिया, ठीक है। तो मान लिया आपके पास एक तरह से समझ लो कोई दो चीजें हैं, आपको दो चीजों का काउंटिंग करनी कि वो दो चीजें बराबर हैं, ठीक है। आपके पास दो तरह के पेन रखे हुए हैं या दो तरह के रजिस्टर हैं, कुछ भी। मान लिया एक टाइप ए का पेन रखा हुआ है और एक टाइप बी का पेन रखा हुआ है, यहाँ पे यही वाली चीज है। तो आपके पास ये भी 3 पेन है और ये भी 3 पेन है। आपको ये कंपैरिजन करना कि ये भी और ये दोनों बराबर हैं, ये बताना, जैसे तराजू में करते हैं ना दोनों, तो यही चेक करनी। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पे जाएंगे और इस पे जाके इसको एक पे मार्क लगा देंगे, यहाँ पे कि मार्क लगा दे। फिर इस पे जाएंगे, इस पे एक मार्क लगा देंगे। मान लें यहाँ पे x का मार्क लगा दिया, यहाँ पे y का, तो इसका मतलब अभी एक एक मार्क लग गया, ठीक है। फिर वापस से इस पे जाएंगे, दूसरा मार्क, फिर इस पे मार्क, फिर इस पे गए, तीसरा मार्क, फिर इस पे गए, तीसरा मार्क, फिर इस पे जाएंगे, मार्क खत्म, इस पे आए, मार्क है ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब दोनों में सेम टाइम पे कुछ नहीं बच रहा, वहां पे इसका मतलब बराबर है। तो सेम यहाँ पे काम चलेगा कि हमने पहले इसको रीड करना, यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे, फिर ए को रीड नहीं करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, ए आया, छोड़ते चले, स्किप करते हुए चलेंगे, जब बी आ जाएगा इस पे मार्क करेंगे कि ये हो गया हमारे पास बी, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम वापिस जाएंगे, वापिस ए वाले पे, टाइप ए पे। तो वापिस जाएंगे, वो कब तक वापिस जाना, क्योंकि ये कितने भी ए हो सकते हैं, जब तक हमें ये एक्स मार्क वाला ना मिल जाए, ठीक है, तब तक हमें वापिस जाना है। जैसे ये मार्क वाला मिल गया, फिर इससे ये देखो, हम यहां से राइट में आए, फिर लेफ्ट में गए थे, हम एक्स पे गए, फिर दूसरे पे मार्क लगाया, फिर जब वाई मिल गया उसके बाद अगले वाले पे फिर मार्क लगाएंगे, फिर वापस आएंगे, इस पे मार्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, इस पे मार्क लगाएंगे, ठीक है। फिर वापस जाएंगे तो एक्स पे आएंगे, एक्स के बाद कुछ खाली मिला नहीं हमें, तो वापिस आगे, इसमें भी देखेंगे, इसके आगे ब्लैंक होना चाहिए, मतलब खाली होने चाहिए। हम खाली को B4 ब्लैंक लिख देते हैं कि यहाँ पे खाली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हमें ये भी चेक करना होगा कि भाई हम यहाँ से शुरुआत करी, इससे पहले भी तो कुछ नहीं, इससे पहले ब्लैंक होने चाहिए यहाँ पे भी। तो इस तरह से कुछ कंपैरिजन चलेगा, तो वो हम डिटेल में बात करेंगे उस तरह के। वो डिजाइन करने का सब्जेक्टिव में आता है, कैसे हम बेसिकली ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करते हैं, तो वो उस क्लास में देखेंगे फिर, ठीक है। आज की क्लास अभी यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। कुछ इनमें से आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये भी ट्यूरिंग मशीन का ही क्वेश्चन है, तो ये ट्यूरिंग मशीन पढ़ा देंगे आपको, उसके बाद ये क्वेश्चंस करा देंगे।